Hi guys, this is Neha Sharma. In today's session, we are going to discuss about question number 4. Guys, previous session में हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था, राइट? तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन है ए, बी एंड सी जो है वो 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में. उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:1:1, राइट? तो कितने पार्टनर हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में? 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर? 3:1:1 दिया हुआ. इसका मतलब क्या है कि ए का रेशो है 3/5, बी का रेशो क्या है 1/5 और सी का भी रेशो क्या है 1/5, राइट? डिवाइड में 5 कैसे आया? जितना भी ऑल पार्टनर्स का रेशो होता है उसको हमने प्लस कर दिया. 3 + 1 + 1 कितना हुआ? 5 हो गया. सो डेट्स वाई डिवाइड बाय 5 हो गया. अब आगे देखिए, क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है कि जो 3 पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो नहीं चाहते हैं कि अपने पार्टनरशिप बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो उन्होंने क्या किया कि 31 मार्च 2010 को फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया, फर्म का समापन करने का निश्चय कर लिया. ठीक है, तो 31 मार्च 2010 के डेट में उनकी जो बैलेंस शीट है वो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है. एज यू नो, क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन होती है, सबसे पहले हम उसके ट्रांजैक्शंस को अकाउंट बना के रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ही अकाउंट्स के परफॉर्मे को प्रिपेयर कर लिया है. ये देखिए गाइस, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा तैयार कर लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लिया है और कैश अकाउंट का परफॉर्मा तैयार कर लिया है. ठीक है, सारे अकाउंट्स बनाने का एक साथ बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट टू पॉइंट जो भी ट्रांजैक्शन गिवन होती है वो हम पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते जाएंगे, ताकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई भी पॉइंट हमारा स्किप नहीं होगा. तो अब ध्यान से देखिए कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में क्या दिया हुआ है. देखिए गाइस, एसेट साइड में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैश बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है, कैश बैलेंस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3200. तो इसका मतलब क्या है कि कैश बैलेंस कहाँ पे जाएगा? कैश अकाउंट के अंदर जाएगा. लेकिन ये जो कैश का 3200 बैलेंस दिया हुआ है, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है. और एसेट साइड है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है. तो कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है, राइट? ये देखिए गाइस, यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है कितना? 3200, राइट? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एसेट की, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है. इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और कंफ्यूज नहीं होना. डेटर्स कितने के हैं? 24,200 के. कितने के हैं डेटर्स? 24,200 के. और इसमें से PBD लेस किया हुआ है. PBD मीन्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. जितने भी टाइप के हमारे पार्टनरशिप फर्म के प्रोविजंस होते हैं या रिजर्व्स होते हैं, वो हमारी किसका पार्ट होते हैं? लायबिलिटी का पार्ट होते हैं. ठीक है, तो प्रोविजन देखिए, आपने 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा. जब मैंने आपको फाइनल अकाउंट का चैप्टर समझाया था, वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास 2 ऑप्शन है प्रोविजन फॉर बैड डेट को लिखने के. ठीक है, या तो आप डेटर्स में से माइनस करके दिखा दो, या दूसरा ऑप्शन क्या है? लायबिलिटी साइड में दिखा दो. ठीक है, डेटर्स में से लेस ना करके कहाँ पे आप शो कर सकते हो? लायबिलिटी साइड में भी आप इसको शो कर सकते हो. तो प्रोविजन जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो हम इसको लायबिलिटी के लिए ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, फिलहाल के लिए हमारी एसेट क्या है? डेटर्स है. डेटर्स 24,200 की अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है. स्टॉक कितने का गिवन है? 7,800. फर्नीचर कितने का दिया हुआ है? 1,000 का. सन्ड्री एसेट्स हमारी कितने की है? 17,000 की, राइट? तो जो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या पुटअप किया गया क्वेश्चन के अंदर हमसे. ध्यान से देखिए, लास्ट वाली लाइन हम पढ़ देते हैं. गाइस, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश में भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ और हिंदी में भी रिपीट कर रही हूँ, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में क्या पूछा गया है. ठीक है, ध्यान से देखिए, लास्ट वाली लाइन क्या है?
फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक खाते तैयार कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो आप पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट अकाउंट्स होते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट अकाउंट्स एज यू नो कौन कौन से बनाते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर लायबिलिटी साइड के अंदर पार्टनर का लोन नहीं दिया हुआ है, ओनली लोन गिवन है। लोन तो कहीं से भी हो सकता है, इसलिए ये पार्टनर का लोन नहीं है। इसका मतलब हमें पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनाना है। हमें ओनली 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट वन इज कैश अकाउंट। क्लियर? तो सबसे पहले जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं गाइस, देखिए ये जो फॉर्मेट हमने प्रिपेयर किया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की जितने भी एसेट्स हैं उनका रिकॉर्ड करते हैं, उनकी बुक वैल्यू को बैलेंस शीट से देख के रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नोट डाउन कर देते हैं। जो भी लायबिलिटी है हमारी पार्टनरशिप फर्म की, लायबिलिटी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू कंसिडर कर लेने के बाद क्या किया जाता है, फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं वो बेची जाती हैं। ठीक है, जब तक आप फर्म की एसेट्स को सेल आउट नहीं करोगे, रियलाइज नहीं करोगे, आप पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एसेट्स जो देखिए बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, ये डेटर्स, ओनली डेटर्स की अमाउंट दैट इज 24,200, स्टॉक, फर्नीचर एंड सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, इनकी वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू गिवन होती है दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट। अब देखिए हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, डेटर्स, राइट? क्योंकि एसेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है तो हमने डेबिट साइड में लिखना है 2। ऐसे ही मैं सारी एसेट्स को नोट डाउन कर लेती हूँ। एसेट साइड के हमने जितने भी हमारी एसेट्स थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड की, राइट? तो लायबिलिटी साइड के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है और लोन दिया हुआ है। ये दोनों ही हमारे पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है, तो इनको पे करना पड़ेगा। लेकिन पे करने से पहले रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लायबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सो डेट्स वाई क्रेडिटर्स और लोन की जो अमाउंट है हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स बाय लोन। ठीक है, और क्रेडिटर्स की अमाउंट है हमारे 6,000 की और लोन की अमाउंट है 1,400 की। सॉरी 1,500 की अमाउंट है लोन की, राइट? अब आगे देखिए कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ओपनिंग कैपिटल हम लिख देंगे, किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ए का कितना है, ए की कैपिटल है 27,500 की, बी की कितनी है 10,000 की और सी की कितनी है 7,000 की। ठीक है, तो ये हम ए, बी और सी के कॉलम में नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखिए हमने ओपनिंग बैलेंस नोट डाउन कर लिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ए की ओपनिंग कैपिटल है 27,500 की, बी की है 10,000 की एंड सी की कितनी है 7,000 की, राइट? अब देखिए गाइस बैलेंस शीट की जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस थी एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड की वो हमने रिकॉर्ड कर ली है पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर जो एडिशनल डिटेल है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने वर्किंग नोट की हेल्प से इन सारे डिटेल्स को नोट डाउन किया हुआ है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, राइट? तो इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगी और हिंदी दोनों में रिपीट कर दूंगी ताकि दोनों मीडियम्स को क्लियर हो जाएगा। देखिए वर्किंग नोट्स के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, देखिए वर्किंग नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट एडिशनल डिटेल है उसके अंदर क्या बोला गया है कि पार्टनर ए जो है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए फर्म के पास दो ऑप्शन है, या तो उन एसेट्स को बेच दे, ठीक है,
बेचने से उसको क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। कैश मिलने के बाद उसकी लायबिलिटी की पेमेंट कर दें, या दूसरा ऑप्शन ये कि पार्टनर खुद उन एसेट्स को खरीद ले, ठीक है, तब भी क्या हो जाती है, लायबिलिटी की पेमेंट हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो एडिशनल डिटेल है क्वेश्चन के अंदर, उसमें ये बोला गया है कि पार्टनर ए जो है उसने क्या किया है, एसेट को टेक ओवर किया है। कौन कौन सी एसेट को टेक ओवर किया है, उस ए ने फर्नीचर को 800 रुपए में टेक ओवर किया है और डेटर्स को 20,000 रुपीज में। अब ध्यान से देखना, जो डेटर 20,000 के थे, जिसकी बुक वैल्यू 20,000 की थी, उसने ए ने 20,000 के डेटर्स को कितने में लिया, 17,200 में। तो ए के लिए जो डेटर्स की जो टेक आउट वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 17,200 की, ना कि 20,000 की। क्यों? क्योंकि ए ने जो है 20,000 में नहीं लिया है डेटर्स को, उसने कितने में लिया है, 20,000 की वैल्यू को कितने में लिया है, 17,200 में लिया है, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो कहां पे आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। और दूसरी बात क्या है, जब भी कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को टेक ओवर करता है, लायबिलिटी, तो देखिए ध्यान से देखिए, आप एक ही चीज को ध्यान में रखिए, अगर एसेट को टेक ओवर कर रहा है तो क्रेडिट साइड में आ रहा है, अगर लायबिलिटी को करेगा तो उसका उल्टा डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ए क्या कर रहा है, एसेट को टेक ओवर कर रहा है। एसेट कौन कौन सी है, फर्नीचर को उसने 800 रुपए में लिया है, ठीक है, और डेटर्स को उसने 17,200 में लिया है। तो टोटल एसेट मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है यहाँ पे, 800 प्लस 17,200, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 18,000 की, ठीक है। तो टोटल 18,000 की जो एसेट है फर्नीचर और डेटर, उसको ए ने टेक ओवर किया है। तो हम इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ए ने खुद टेक ओवर किया है तो ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। किस नाम से लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फर्नीचर प्लस में डेटर। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। फर्नीचर का अमाउंट कितना था गाइस, 800, और डेटर्स का हमारा कितना था, 17,200। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बन गया, 18,000। ये मैं बार बार इसलिए नहीं दिखा रही हूं क्योंकि मैंने एक ही बार वर्किंग नोट में आपको दिखा दिया है सॉल्व करके, ठीक है। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई। देखिए मैंने दोबारा से लिखा हुआ है इस लाइन का मतलब, कि इसका मतलब क्या है कि ए ने 20,000 के डेटर्स को 17,200 में ले लिया है, राइट। अब और उसके बाद ए के बारे में क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट डिटेल ये है ए के बारे में कि ए ने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है 6,000 में, ठीक है। ए ने क्रेडिटर की पेमेंट की है। क्रेडिटर हमारे कितने, मतलब क्या है, हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो 6,000 की ही उसने क्रेडिटर की पेमेंट करी है अपने बिहाफ पे, ठीक है। तो आप कहां पे लिखोगे, डेबिट साइड में, टू इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे क्रेडिटर्स पेड, ठीक है। कितना का किया है, 6,000 का। अब देखिए गाइस, जो सेकंड एडिशनल डिटेल है क्वेश्चन के अंदर वो क्या दी हुई है, बी के बारे में दी हुई है। पार्टनर बी जो है उसके बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है कि स्टॉक ऑफ 7,000 रुपीज टेकन बाय बी। बी ने क्या किया है, 7,000 रुपए का स्टॉक टेक ओवर किया है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो क्रेडिट साइड में आता है। तो आप लिख देंगे बी के नाम से, और कैसे लिखेंगे, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे स्टॉक, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। कितने का, 7,000 रुपीज का। क्लियर। अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोला है कि बी टुक सन्ड्री एसेट्स। ध्यान से देखिए गाइस, एक और एसेट या तो आप अलग अलग लिख सकते हो या दोनों को ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। बी ने जो है सन्ड्री एसेट्स को टेक ओवर किया है 7,200 रुपीज में। अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 10% लेस देन बुक वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 7,200 की जो सन्ड्री एसेट्स है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी
उससे 10% में, एक्चुअल वैल्यू का 10% कम में बी ने टेक ओवर किया है। कितने में किया है? 7,200 में। तो अब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू कितने की होगी। मान लिया सन्ड्री एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू या बुक वैल्यू कितने की है, जो 7,200 में टेक ओवर किया है। ध्यान से देखिएगा, एक मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे डेटर्स क्लियरली बोला हुआ था, ए के कंसिडरेशन में जो ए की डिटेल थी, ए के बारे में क्या बोला था कि ए ने 20,000 के डेटर्स को 17,200 में ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर है कि भाई एक्चुअल उसकी जो बुक वैल्यू क्या थी 20,000 की, तो 20,000 की वैल्यू को 17,200 में लिया। लेकिन बी के केस में ये नहीं मेंशन है कि एक्चुअल बुक वैल्यू कितने की थी जो 10% लेस देन ली है। तो ठीक है, एक्चुअल बुक वैल्यू में नहीं पता, बस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है बी के बारे में कि 7,200 में जो है 10% लेस देन बुक वैल्यू की सन्ड्री एसेट्स खरीदी है। ठीक है, तो टोटल मतलब बी ने 2 एसेट खरीदी, 2 एसेट ली। एक तो स्टॉक लिया, स्टॉक टेक ओवर किया, और दूसरा क्या टेक ओवर किया है? सन्ड्री एसेट्स। तो 7,000 प्लस में 7,000 हमारा क्या था? स्टॉक की वैल्यू थी, और सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7,200 की। ठीक है, तो हमारी टोटल एसेट कितने की टेक ओवर करी उसने? 14,200। तो यहाँ पे अगर आप अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर आप एक साथ लिखना चाह रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखाया हुआ है आपको, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 14,200 की वैल्यू को जो है स्टॉक प्लस में सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि स्टॉक और सन्ड्री एसेट्स का ऐड करके तब 14,200 हमारा आया है। क्लियर? और बी के बारे में कोई डिटेल है? अब हम बात करते हैं थर्ड एडिशनल डिटेल की। इसको आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश में भी मैं आपको साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूं, ताकि सबको समझ में आ जाएगा और किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा इस पॉइंट के अंदर, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है और समझने लायक है। ध्यान से देखिए, थर्ड जो एडिशनल डिटेल है उसके अंदर गाइस क्या बोला हुआ है कि सी के बारे में है। ठीक है, शेष बची सन्ड्री एसेट्स को उनके बुक वैल्यू के 90% प्राइस पर और 100 रुपए लेस करने के बाद लेता है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, बी ने कितनी की टेक ओवर कर ली? सन्ड्री एसेट्स के बारे में जिक्र है, तो इसलिए पहले बी का भी यहाँ पे लिंक है। ठीक है, बी ने जो है 7,200 की एसेट्स को लिया था, लेकिन ये एक्चुअल बुक वैल्यू नहीं है। एक्चुअल बुक वैल्यू तो कुछ हो रही थी जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? शेष बची हुई जो सन्ड्री एसेट्स है, अब हमें ये तो नहीं पता कि जो बी ने सन्ड्री एसेट्स खरीदी थी या टेक ओवर करी थी उसके एक्चुअल बुक वैल्यू क्या थी। अगर वो एक्चुअल बुक वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होती तो हम जो हमारी लायबिलिटी के अंदर सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू 17,000 रुपए गिवन है। देखिए, ठीक है, अगर बी के केस में एक्चुअल वैल्यू गिवन होती, बुक वैल्यू गिवन होती, तो 17,000 में से हम उस बुक वैल्यू को माइनस कर देते और सी के लिए शेष बची हुई बैलेंस जो एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स है, वो निकल जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि बी ने जो 7,000 रुपए की सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर करी थी उसने एक्चुअल बुक वैल्यू के 10% कम पर लिया था। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बी ने जो सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर करी थी या ली थी उनका एक्चुअल बुक वैल्यू कितना था, तभी हम सी के द्वारा टेक ओवर की गई शेष सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए गाइस, पहले बी वाला केस क्लियर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बी ने 7,200 की सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर करी थी और ये जो वैल्यू थी वो 90% थी। कैसे पता चला 90% थी? बी ने जो एक्चुअल बुक वैल्यू का 10% कम पर लिया था। ठीक है, एक्चुअल बुक वैल्यू जो भी होगी बी के केस में जो सन्ड्री एसेट्स थी उसका 10% कम लिया था। इसका मतलब क्या है कि 90% वैल्यू है ये। जो 7,200 रुपए की जो सन्ड्री एसेट टेक ओवर करी है वो क्या है? 90% वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि 10% कम में लिया है तो 7,200 की जो वैल्यू वो क्या है? 90% वैल्यू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखिए, हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
ठीक है, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, 7200 की जो एसेट्स थी जो 90% वैल्यू की थी उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उसकी 100% वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो 7200 इंटू में 100/90। गाइस ध्यान से देखिए, जब भी हमें टोटल अमाउंट निकालनी होती है, ये तो टोटल अमाउंट नहीं है ना हमारे पास, ये तो पार्शियल अमाउंट है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी अमाउंट से टोटल अमाउंट निकालनी होती है और ये वैल्यू क्या है 90% थी, तो वैसे तो हम क्या करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 90/100 कर देते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 90% जो यहाँ पे है इसका मतलब क्या है 90/100। लेकिन हमें क्या करनी है 7200 की पूरी वैल्यू निकालनी है। तो पूरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये रूल होता है जब भी आप किसी भी वैल्यू की पूरी वैल्यू निकालते हो। ठीक है, ये तो 90% वैल्यू है, आपको 100% वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 100/90, 90/100 की बजाय आप क्या करोगे 100/90, 100/90। तो आपकी एक्चुअल बुक वैल्यू कितनी आ गई एसेट की, 8000 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बी ने 7200 की जो एसेट ली थी, सन्ड्री एसेट ली थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी 8000 रुपए की। मतलब 8000 रुपए की वैल्यू को उसने कितने में टेक ओवर किया है, सन्ड्री एसेट्स की 7200 में टेक ओवर किया है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सी की। सी ने क्या किया है कि शेष बची हुई सन्ड्री एसेट्स को 90% प्राइस पर लिया। ठीक है, 90% वैल्यू पे। अब शेष सन्ड्री एसेट्स निकालते हैं, अब ध्यान से देखना। सो सी के द्वारा टेक ओवर की गई शेष सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू हमारे कैसे निकलेगी, टोटल वैल्यू कितनी थी, देखिए बैलेंस शीट के अंदर देखो 17,000 की वैल्यू है सन्ड्री एसेट्स की। ठीक है, अब देखो 17,000 की टोटल वैल्यू थी, उसमें से 8,000 की जो बुक वैल्यू थी उसको 7200 में बी ने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन अब ध्यान से देखो, वो हमारी हेडेक नहीं है। हमारी तो वैल्यू कितनी थी पार्टनरशिप फर्म की 8000 रुपए की, लेकिन बी ने कितने में लिया 7200 में, तो 8000 ही माइनस होंगे। 17,000 में से 8000 की बुक वैल्यू बी के द्वारा ले ली गई, माइनस कर देंगे तो कितना बचा 9000 बुक वैल्यू बच गई। 9000 रुपए की सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू हमारे पास बच गई, जो सी जो है वो टेक ओवर करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, सी ने बुक वैल्यू क्या हमारी 9000, बुक वैल्यू की 90% वैल्यू को लिया है। ठीक है, 90% वैल्यू को लिया है तो हम क्या करेंगे 9000 का 90% निकाल देंगे। ठीक है, 9000 का 90% आया तो हमारा कितना हो गया 8100 रुपीज। तो अब क्या है 8100 रुपीज 90% बुक वैल्यू ली। ठीक है, सी ने जो है सन्ड्री एसेट की शेष बची हुई जो सन्ड्री एसेट है उसका 90% प्राइस पर लिया। 90% प्राइस हमने निकाल लिया ना शेष एसेट्स का, 8100 आ गया। अब उसके बाद क्या बोला गया है, और भी आगे डिटेल है, क्या बोला कि 90% प्राइस जो आपने निकाल लिया, 90% वैल्यू तो निकाल ली, शेष बची हुई एसेट अब क्या करना है कि 100 रुपीज हमें और माइनस करने। क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि 90% वैल्यू जो आपने निकाली है शेष बची हुई एसेट्स की, उसमें से 100 रुपीज भी आपने क्या माइनस करने हैं, क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए, जो आपने 90% वैल्यू निकाली है शेष एसेट्स की, उसमें से 8100 रुपए आए, 8100 में से एज पर द क्वेश्चन 100 रुपीज आपको माइनस करने हैं। तो आपकी एसेट्स कितनी आ गई 8000 रुपीज। 8000 रुपए की जो शेष एसेट्स है वो सी ने टेक ओवर करी है। अब जब भी कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। तो कैसे लिखा हमने, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स कितने की टेक ओवर करी, अभी अभी हमने कैलकुलेट की है 8000 रुपीज। राइट गाइस, देखिए सी के बारे में और भी डिटेल है। सी ने क्या किया है, जो पार्टनर सी है उसने क्या किया है, फर्म के लोन की पेमेंट विद इंटरेस्ट की है। मतलब सी ने खुद लोन को चुकाया है। इसका मतलब क्या है कि सी ने फर्म की लायबिलिटी को टेक ओवर किया है। ठीक है गाइस, जब भी कोई पार्टनर किसी भी फर्म की लायबिलिटी को टेक ओवर करता है या पे करता है, दोनों एक ही बात होती है। तो सी ने टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट कितना पे किया है 1530 रुपीज का। तो जब भी कोई पार्टनर लायबिलिटी को टेक ओवर करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है। ठीक है, तो उसी के नाम से आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नॉर्मली एंट्री क्या बनती है, जब भी
लायबिलिटी पे की जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैश में तो कोई पेमेंट की नहीं जा रही, कौन पे कर रहा है, सी पे कर रहा है अपने बिहाफ से, ठीक है। सी जो है खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो फर्म की जो लायबिलिटी है 1530 रुपीज विद इंटरेस्ट जो है लोन की पेमेंट कर देगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाएगा, ठीक है। तो कैश की जगह पे क्या जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सी के नाम से ये लायबिलिटी आ जाएगी, जो सी इस लोन की पेमेंट करेगा, और टोटल अमाउंट कितनी लिखी जाएगी 1530 रुपीज, 1500 रुपए लोन के प्लस 30 रुपीज इंटरेस्ट के। देखो क्या लिखोगे आप, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे लोन, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 1530 रुपीज कैसे आया है, 1500 लोन का प्लस 30 रुपीज इंटरेस्ट का, तो विद इंटरेस्ट चुकाएगा तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 1500 प्लस 30 रुपीज 1530 रुपीज हमारी आ गई। अब देखिए जो फोर्थ एडिशनल डिटेल है उसमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं 270 रुपीज, तो आपकी एंट्री क्या जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, राइट। तो कितना आ गया 270 रुपीज, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। क्लियर गाइज। अब जो आपकी एडिशनल लास्ट एडिशनल डिटेल जो हमारी दी हुई है, वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, शेष डेटर्स को, जो हमारे बैलेंस डेटर्स हैं उनको क्या किया है, 50% बुक वैल्यू पर बेच दिया है, रियलाइज कर दिया है। तो अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए गाइस, बैलेंस शीट के अंदर हमारे टोटल डेटर्स कितने के थे, 24,200 के, ठीक है। अब उसमें से ध्यान से देखना, ए ने क्या किया था, 20,000 के जो बुक वैल्यू के डेटर्स थे उनको कितने में टेक ओवर किया था, 17,200 में किया था। तो अब हम बुक वैल्यू तो माइनस होगी, वो एक ही हेडेक थी, ठीक है, लेकिन हमारे फर्म के डेटर की वैल्यू कितनी थी, 20,000 की। अब उसने 17,200 में लिया, वो उसकी बात है, लेकिन हमारे यहाँ से वैल्यू कितनी थी पार्टनरशिप फर्म की, 20,000 रुपए, तो 20,000 ए ने ले लिया, तो बचे कितने हमारे बैलेंस डेटर, कितने रह गए, शेष जो हमारे डेटर्स हैं वो कितने रह गए, 4,200, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जो शेष डेटर है, जो 4,200 निकल के आए डेटर्स शेष, उसको क्या किया है, 50% वैल्यू पे बेच दिया है, 50% बुक वैल्यू पे, तो 4,200 का 50% निकाल दोगे तो कितना आ गया, 2,100, इस पे आपने बेच दिया है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 2,100, ठीक है। तो बेचा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स बाय कैश अकाउंट, ठीक है, डेटर रियलाइज 2,100, क्लियर। अब ध्यान से देखिए गाइस, सारी डिटेल्स हमने नोट डाउन कर ली है सारे अकाउंट्स के अंदर। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन है पार्टनर्स हमारे यहाँ पे, ए बी, तो ए बी और सी के अंदर ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, 3 पार्टनर्स है हमारे, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल हमें माइनस करना है। तो हमारा लॉस कितना आया, 6,800, और एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:1:1, तो 6,800 को हमने किस में डिवाइड कर दिया है, किस रेशो में किया है, 3:1:1 के रेशो में डिवाइड कर दिया। तो ए का कितना है, कैसे निकला, 6,800 इंटू में 3/5, 6,800 इंटू 1/5, 6,800 इंटू में 1/5, तो ये ए बी और सी का लॉस निकल गया है, ठीक है।
गाइस जहां पे भी कैपिटल अकाउंट है, देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा इस साइड में, क्योंकि इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में आ जाएगा। और कैपिटल अकाउंट किधर किधर है, देखिए ये रहा ए बी और सी, ठीक है, ये तीनों भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो आप पहले लॉस को ट्रांसफर कर लो, क्या सॉरी कैसे लिखोगे, डेबिट को 2 से स्टार्ट करते हो, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन से आया है, ठीक है। ए का कितना है 4,080 और इसका भी 1360, राइट। तो ऐसे ही देखिए ये भी रियलाइजेशन से आया है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन कौन सा, जहां जहां पे भी कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। जो रियलाइजेशन के डेबिट में होता तो क्रेडिट में आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रेडिट में है तो इधर क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि एक साइड डेबिट तो एक साइड क्रेडिट होती है, इसलिए। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट है 18,000, तो ए के कॉलम में लिखोगे 18,000, ठीक है। बी के कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस है 14,200, तो बी वाले कॉलम में लिखोगे 14,200, राइट। सी के कॉलम में कितना आएगा 8,000, तो सी के कॉलम में सी का अमाउंट आप लिख दोगे, क्लियर। अब देखिए और भी कहीं कैपिटल है डेबिट साइड में, देखो हाँ ये रहा ए का कैपिटल, सी का कैपिटल, तो आप क्या लिखोगे, आप ये वाला जो है किधर आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ से आया है ये, रियलाइजेशन से आया है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे, ठीक है। ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 6,000, तो ए के कॉलम में लिखोगे 6,000 रुपीज, और सी के कॉलम में कितना है 1,530 रुपीज, तो सी के कॉलम में लिख दोगे 1,530 रुपीज। बी के कॉलम में कुछ नहीं है तो इसको आप डैश कर दो, क्लियर। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ए का जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है। देखिए कंपेयर कर लीजिए, ए का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 33,500 रुपीज और बी का टोटल कम आ रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर जाएगा वो किस में जाएगा, कैश अकाउंट के अंदर जाएगा, क्योंकि पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर किस में जाता है, कैश अकाउंट के अंदर जाता है, ठीक है। तो इसका बैलेंस देखिए, ए के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल हमने माइनस किया है, तो हमारा आया 11,420 रुपीज, तो ये क्लियर। अब देखिए लेकिन बी और सी के केस में क्या है, बी और सी का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, बी और सी का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, और क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है। तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। बैलेंसिंग फिगर देखिए ए का तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ए का जो है बैलेंसिंग फिगर किधर आ गया, डेबिट में। बी और सी का जो है क्रेडिट साइड छोटी है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया है। कैसे निकाला, बी के डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस किया तो 5,560 आ गया। सी के डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस किया तो हमारा आया 830 रुपए, ठीक है। तो अब डेबिट और क्रेडिट साइड सबकी इक्वल आ गई है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम कैश अकाउंट की बात करते हैं। अब हम कैश अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कैश बैलेंस है इधर आ जाएगा, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, बाय। अब ध्यान से देखिए कहां से आया है, कैपिटल अकाउंट से आया, कौन सा, ए का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। बाय एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना, 11,420 रुपीज, 11,420 रुपीज। अब ये वाला कैश बैलेंस देखिए, अब ये इधर आ जाएगा। कैसे, क्या लिखेंगे आप, देखिए बी और सी का अमाउंट है, ठीक है, तो आप लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बी का कितना अमाउंट है 5,560 रुपीज, सी का कितना है 830 रुपीज, क्लियर।
आप ध्यान से देखिए, अब एक बार यहाँ का आपने देख लिया, एक बार रियलाइजेशन में देखिए कहीं कैश तो नहीं है, कैश दो जगह है, ये रहा, दो जगह कैश है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो कैश बैलेंस है यहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट में, तो कैश अकाउंट में जाके किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लेकिन किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट से नाम से आएगा, क्योंकि रियलाइजेशन से आया बैलेंस, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 270 रुपीज, 270 रुपीज। क्लियर। अब क्रेडिट साइड में भी एक कैश बैलेंस है, तो क्या लिखोगे आप, कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, किस अमाउंट से, 2100 से, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2100 रुपीज। क्लियर। अब हमें क्या करना है, कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेना है। अब ध्यान से देखिए, कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। टोटल करके देखते हैं। देखिए, डेबिट का टोटल हमारा आ रहा है 11,690 रुपीज और क्रेडिट का टोटल भी 11,690 रुपीज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज, नेक्स्ट सेशन में हम गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।